करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है व्यंजन। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में आपको सिलेबस बता दिया था। दूसरी क्लास में मैंने आपको कल वर्ण, वर्णमाला और स्वर बता दिया था। आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन। तो हम अपने व्यंजन को पढ़ लेते हैं। देखिए व्यंजन क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। मैंने कल आपको स्वर के बारे में पूरे अच्छे से बता दिया था। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है या जिन्हें बोलते समय हमारी सांस मुंह के किसी भाग, दांत, तालू या होठ आदि से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन आपके लिए जरूरी है, इसलिए डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए। उसने दिया है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है या जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे श्वास मुंह के किसी भाग से टकराकर, किसी भी भाग से टकराकर जब वो बाहर निकलती है तो उसे क्या कह देते हैं, व्यंजन कह देते हैं। जैसे कि कै, खे, गे, घे, चे, छे, छे। आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो श्वास है, जो हमारी अंदर की ऑक्सीजन है, वो आराम से किसी ना किसी चीज से टकराकर बाहर आ रही है। ठीक है, तो जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो श्वास होती है वो हमारे मुंह के कहीं भी, चाहे कंठ से टकराए, दांतों से टकराए, होठ से टकराए, तालू से टकराए, किसी न किसी से टकराकर बाहर आएगी और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, व्यंजन कह देते हैं। अब हमारे पास है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कुल होती है 42। कहां से कहां तक, कैसे, गैज्ञानी तक। समझ में आया? हमारी कुल वर्णमाला कितनी होती है, वो होती है नहीं 41 होते हैं, सॉरी भाई, क्योंकि हमारी पूरी वर्णमाला कितने की होती है, 52 की होती है, जिसमें से 11 क्या निकल गए भैया, स्वर निकल गए। तो कितने बचे, 41 बचे, और यही 41 क्या है, व्यंजन है। अब हमारे पास आ जाता है व्यंजनों के भेद। किसके, व्यंजनों के भेद। व्यंजन 5 तरह के होते हैं। मोस्टली हमें 3 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कल की तरह हमारे 2 और एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है जो हमारे मुंह के किसी भाग से टकराकर या स्पर्श करके बाहर आती है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जो हमारे मुंह के किसी पार्ट से टकराकर या छूकर जब वर्ण बाहर आते हैं, जब व्यंजन बाहर आते हैं, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है जब किसी 2 वर्णों के बीच में कोई वर्ण आए, जब 2 वर्णों के बीच में कोई नया वर्ण आए, उसे अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म क्या होते हैं, जिन्हें बोलने में हमें बहुत मेहनत लगती हो, जिन्हें बोलने में हमें जोर देना पड़ता हो, वही क्या है, ऊष्म है। आगत और संयुक्त। आगत केवल एक ही है और संयुक्त हमारे 4 हैं। संयुक्त होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बने, 2 वर्णों से मिलकर बने, उन्हें संयुक्त बोलते हैं। अभी आगे मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी आप सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने व्यंजन पढ़ा। हमारे मुंह से जब किसी चीज से टकराकर जो व्यंजन बाहर आते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं, जो वर्ण बाहर आते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। ये मोस्टली होते हैं 41, कहां से कैसे लेके गैज्ञानी तक। ये इनके प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, तो भेद होते हैं हमारे पास 5। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो हमारे किसी भी पार्ट से, मुंह के किसी भी पार्ट से टकराकर या स्पर्श करके जब कोई वर्ण बाहर आता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ क्या कहते हैं, जब 2 वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण आ जाए तो उसे अंतस्थ कहते हैं। फिर उसके बाद ऊष्म था। ऊष्म में जिन वर्णों को बोलने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जैसे कि श और शह और है, ये 4 वर्ण ऐसे होते हैं जो किस में आते हैं, ऊष्म में आते हैं। श, तीनों श और है। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं हम अगत। अगत केवल एक ही होता है जो 2 वर्णों से मिलकर बना है, और संयुक्त भी वही होते हैं। ये 4 होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने स्पर्श व्यंजन पे। हम एक बार स्पर्श व्यंजन को पढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन होता क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा
कंठ, तालु, मृदा, दंत और होठ को स्पर्श करके बाहर आती है। देखिए हमारे मुंह के कुछ पार्ट होते हैं, कंठ, तालु, तालु ऊपर का होता है, होठ, दंत, ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये हमारे मुंह के पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं टच करके बाहर हमारे जो वर्ड निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, कंठ, कंठ का मैंने लिखा हुआ है गले से, जो हमारा ये कंठ है, ये अगर इसको स्पर्श करके कोई आवाज निकल रही है। तालु, तालु का मतलब होता है हमारे जीभ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे तालु बोलते हैं। मृद, जो हमारा अगला एक होता है बिल्कुल गले के पास और एक होता है हमारा दांतों के पास। फिर होता है दंत, दंत का मतलब होता है दांत हमारे, और ओष्ठ का मतलब होता है दोनों होठ, जैसे कि ओम, ओम में दोनों होठ टच हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, अगर इनसे कोई चीज छूकर बाहर आती है तो उसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई ये हमारे पास कुल होते हैं 27, कितने, 27। कैसे लेके मैं तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे लेके मैं तक जितने भी व्यंजन आते हैं, कितने हैं ये, 27 व्यंजन हैं। कितने, 27। ये सारे किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, तो कैसे लेके मैं तक होते हैं। अब मैं इनको वर्ग को भी बता देती हूँ, ये वर्ग कैसे देखें। यहाँ पे हमने वर्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका उच्चारण वर्ण वर्ग लिखा हुआ है। जैसे कि कै, खे, गे, घे, डे, कै, खे, गे, घे, डे क्या है, कै वर्ग है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपोर्टेंट है ये टेबल, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कै, खे, गे, घे, डे ये किस वर्ग के हैं, कै वर्ग के हैं, और ये किससे बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। फिर है चै, छे, जै, झै, घै, ये भी कि कौन सा वर्ग है, चै वर्ग है। और कहां से बोला जाता है, तालु, यानी मुंह के भीतर की जो छत होती है, जो ऊपर वाले पार्ट होता है उसके पीछे वाले हिस्से को ये बोलते हैं। देखो आप बोल के देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन्हें बोल के देख लो। कै, कै में किस कहां से जोर पड़ रहा है, गले से जोर पड़ रहा है। खे, गले से ही जोर पड़ रहा है। गे, घे और डे दोनों में ही किससे पड़ रहा है, गले से पड़ रहा है। चै, चै में देखना पीछे टच हो रहा है। झै, 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 डे, चै, छे, झै, छे और डे इनमें पीछे वाले पार्ट पे टच हो रहा है, तो ये किस वर्ग के आएंगे, चै वर्ग के। टै, टमाटर, ठे, डे, ढे, भे, ढक्कन और डे, डमरू, टै, टमाटर, ठे, ठेठा, डे, डमरू, ढे, ढक्कन, अड़े, हाली आपने पढ़े होंगे। इनमें अगले वाले पार्ट से टच हो रहे हैं तो इन्हें मृदा बोलते हैं। तै, फै, भै, भे, में ये तै वर्ग के, और ये किससे बोले जाते हैं, दंत, दांतों से। कैसे, तै, तै दांत का काम हो रहा है इसमें। थे, भे, भे, ने में भी दांतों का ही हो रहा है। पै, फै, भै, बै, भै, में ये पै वर्ग के हैं, और ये किससे बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। इनमें दोनों होठों का वर्ग होता है। पै, फै, भै, भे, में ये किस वर्ग के हैं, पै वर्ग के। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों ओष्ठों का वर्ग हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये पता चल गई होंगी। अभी इसमें बहुत वर्ग है, ऐसा नहीं है अभी इस वर्ग को भी कुछ और बोलते हैं, आपको बताऊंगी मैं, जरा इतना समझ लीजिए। हमने सबसे पहले हमने सबसे पहले व्यंजन पढ़ा, जिन्हें स्वरों की, व्यंजन में क्या था, जिन्हें स्वरों की सहायता से पढ़ा जाए या बोला जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिन्हें बोलने में हमें हमारा जो मुंह है, जिन्हें व्यंजन का मतलब क्या था, व्यंजन का मतलब था जब हमें किन्हीं को, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता होती है, स्वर की सहायता लेनी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ये कितने थे, 41 थे। उसके बाद व्यंजन के प्रकार थे, व्यंजन के 5 प्रकार थे। अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे। स्पर्श व्यंजन जो हमारे मुंह के किसी भी पार्ट को स्पर्श करके बाहर आए वही स्पर्श व्यंजन कहलाता है। मोस्टली इनकी संख्या थी 27, जो मैंने अलग अलग वर्गों में बांटा था। कै वर्ग का, कै, छे, टे, ते, पे, ये वर्ग याद रखना, ये इंपोर्टेंट वर्ग है भाई।
आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं या कै वर्ग में से निम्नलिखित कौन सा नहीं है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। आपसे क्वेश्चन आएगा कै वर्ग से कौन सा वर्ण नहीं है, तो एक इसमें से दे देगा, 4 इसमें से दे देगा। टै वर्ग में कौन सा नहीं है, 2 इसमें से दे देगा, 2 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा। तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं, कै चै टै टै पै। कै वर्ग में ये 5 आते हैं, चै वर्ग में ये 5 आते हैं, टै वर्ग में ये 5 आते हैं, टै में ये 5 और पै वर्ग में ये 5 आते हैं। कै वर्ग को कंठ यानी कि गले से बोला जाता है, चै वर्ग को तालु से बोला जाता है, टै वर्ग को मृदा से बोला जाता है, गले के आगे वाले पार्ट से, टै को दंत दांतों से बोला जाता है और पै को होठों से बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चारण के आधार पर, यानी कि जब हम किसी को प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चारण के आधार पर, यानी कि जब हम किसी को बोलते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या है, अब हम देख लेते हैं। स्पर्श यानी कि जो टच करके जाएंगे, जैसे कि कै, खे, गे, घे, टै, थे, डे, ढक्कन, तै, थे, धै, धैन, पै, फै, बै और भै। ये कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ण हैं जो केवल स्पर्श में आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे कि कै, खे, गे, घे, टै, धै, टै, थे, धै, डे, ढै, तै, थे, पै, फै, बै, भै। ये सारे किस में आएंगे, ये स्पर्श में आएंगे। स्पर्श का मतलब जो टच करेंगे। फिर है स्पर्श संघर्षीय। स्पर्श के साथ साथ ये संघर्ष भी करते हैं, बोलने में थोड़ी मेहनत लगवाते हैं। स्पर्श संघर्षीय, स्पर्श संघर्षीय का मतलब होता है ये थोड़ी सी मेहनत भी कराते हैं, जैसे कि चै, छे, जै और झै। इन्हें बोलकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएंगे। देखिए हिंदी एक ऐसा वर्ड है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी मेहनत मुझे करनी है उतनी ही आपको भी करनी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखिए, थोड़ा सा बोलकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि स्पर्श क्या होता है, स्पर्श संघर्षीय क्या होता है। संघर्षीय का मतलब होता है जिन्हें बोलने में हमें थोड़ी सी मेहनत लगे। फिर उसके बाद आता है संघर्षीय, फै, शै, है, चै, शै। इन्हें बोलने में संघर्ष लगता है, किसी को टच नहीं करते हैं, ये टच नहीं होते हैं। देखिए फै किसी से भी टच नहीं हो रहे, शै नहीं हो रहा है टच, है, जै और शै ये क्या है, संघर्ष है। इनमें संघर्ष लग रहा है बोलने में, लेकिन टच कहीं भी नहीं हो रहे हैं। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, टै, ढै, डै, नै में, नै में। देखो इन्हें तो छोड़ो, इन्हें देखो, नै में नाक से बोले जा रहे हैं, तो अनुनासिक हो गए। अब समझ में आया। सबसे पहला था स्पर्श, जो केवल स्पर्श होते हैं। स्पर्श संघर्षीय, जो स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी यानी कि मेहनत भी करा रहे हैं। संघर्षीय जो केवल संघर्ष कर रहे हैं, स्पर्श नहीं हो रहे हैं। अनुनासिक नाक से बोले जाने वाले, नै में नाक से बोले जाने वाले क्या होंगे, अनुनासिक होंगे। अब यहाँ पे मैंने इस टेबल में अघोष लिखा है, अघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आगे बताऊंगी अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। आपको अभी सिर्फ ये याद रखना है, कै, खे, चै, छे, टै, ठे, दै, धै, पै, फै। ये जो स्टार्टिंग के टेबल के वर्ड है ये अघोष, ये आगे के जो पहले के ये 10 हैं ये क्या है, अघोष अल्पप्राण है, और जो लास्ट के हैं ये सघोष महाप्राण है। महाप्राण और अल्पप्राण से ही आपको पता चल रहा होगा, लेकिन मैंने आगे पढ़ाऊंगी। अभी इतना ही है, आपको इतना ही याद रखना है। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हिंदी पूरा डीपली पढ़ा सकूं। मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने पूरी मेहनत की है कि मैं आपको
आपको पूरी डीपली हिंदी पढ़ाऊं और आपको एक भी टॉपिक ना छुड़ाऊं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं। जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ आप भी उतनी ही मेहनत करिए, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी है तो मेरे कैंडिडेट्स ने भी मेहनत करी है। ठीक, तो आपका काम है क्या करना, सब्सक्राइब कराना, लाइक करना और शेयर कराना, और मेरा काम है आपको अच्छे से कंटेंट देना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा डीपली कंटेंट दूं, आपका कोई भी टॉपिक ना रहे। ठीक, अगर आपका कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उसे आराम से एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट आते हैं, हम डाउट के लिए सैटरडे क्लास रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं सैटरडे में पूरा रिवीजन कराया करूंगी, तो आप टेंशन इस चीज की ना लें। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड हमारा आता है अंतःस्राव। ये तो था सारा जो मैं एक बार भी इसे रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा आप भी क्लियर हो जाएगा आपको भी। ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा ये सारा स्पर्श व्यंजन था, जो मैं रफ कर रही हूँ ये सारा स्पर्श व्यंजन था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अंतःस्राव। ये देखिए ये मैंने सारा रफ कर दिया है, अब आपका डाउट खत्म हो गया होगा, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा सा लिखा होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये लीजिए मैंने अब रफ कर दिया है। अब देखिए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट व्यंजन का, अंतःस्राव व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःस्राव व्यंजन बोलते हैं। अब आप इसमें इसे भी देख सकते हैं, यह आधा स्वर और आधा व्यंजन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आधा स्वर और आधे व्यंजन होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, आधे स्वर और आधे व्यंजन होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, तो उन्हें अंतःस्राव व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्राव व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में हो, या ये आधे स्वर और आधे व्यंजन हो, तो इन्हें क्या कहेंगे, अंतःस्राव कहेंगे। जैसे कि य र ल व, ये आका साउंड आ रहा है, र में भी आका साउंड आ रहा है, ल में भी आका साउंड आ रहा है, व में भी आका साउंड आ रहा है। तो ये आधे क्या हैं, ये आधे हैं व्यंजन और आधे हैं स्वर। ये देखिए अगर मैं य को लिखूं तो ये ल तो ल, तो ये क्या है, अंतःस्राव है। अब इनमें से ये जो र और ल है, आधुनिक काल में इन्हें पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है। आधुनिक काल में इन्हें पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक काल में किसको पूर्ण व्यंजन माना गया है, तो ल यानी कि र को क्या माना गया है, पूर्ण व्यंजन माना गया है। ठीक है, अब उसके बाद है य और व को अभी तक अंतःस्राव ही माना गया है। य व अभी तक क्या है, अंतःस्राव ही है। केवल ल और व को ही क्या माना गया है, पूर्ण व्यंजन माना गया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। य ल में र को आधुनिक काल में पूर्ण व्यंजन माना गया है, व और य को अभी तक अंतःस्राव ही माना गया है। अब इसमें ना उच्चारण के आधार पर ल एक पार्श्विक है, ये इन्हें याद कर लेना एक बार। ल पार्श्विक है, र प्राकृत है, और य और व को अर्धस्वर कहा गया है। य और व को अर्धस्वर कहा गया है। तो समझ में आया, अंतःस्राव सिर्फ वही था कि जो स्वर और व्यंजन के बीच में बोला जाता है, आधा स्वर और आधा व्यंजन होता है। इनकी संख्या क्या थी, 4 थी, य र ल व। ठीक, यज्ञ थी जिसमें से य और र, य और व क्या थे, अंतःस्राव थे। र और ल क्या थे, य र और ल क्या थे, पूर्ण व्यंजन थे। कर लेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ऊष्म पे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए वायु के साथ साथ हमें जोर देकर वर्णों को बाहर निकालना होता है। जिनका उच्चारण करते हुए वायु के साथ साथ, यानी कि जिन्हें बोलने में हमें आवाज की भी जरूरत पड़ती है और मेहनत की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां क्या होगा, ऊष्म व्यंजन होगा। जैसे कि श, श, श और है।
तीनों श और है ये क्या होंगे, ये ऊष्म व्यंजन होंगे। आप बोल के देखें, श साउंड भी हो रहा है और उसके साथ मेहनत भी लग रही है में भी सेम चीज है। अघोष व्यंजन या महाप्राण कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन या महाप्राण कहते हैं। आपको समझ में आया, हमने अभी तक स्पर्श पढ़ लिया, अंतस्राव पढ़ लिया और ऊष्म भी पढ़ लिया है। स्पर्श था जो मुंह के किसी भी पार्ट को टच करके बाहर आ रहा था। ऊष्म था जड़ से बोलने में हमें जोर देना पड़े, जैसे कि श और है। ठीक, अंतस्राव था जो आधा स्वर और आधा व्यंजन होगा, जैसे कि रे, य, ल और व। कर लेंगे। अब आगे चलते देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग शब्द के अंत या बीच में किया जाता है। ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग शब्द के अंत या बीच में किया जाता है, या तो अंत में इनका प्रयोग होगा या बीच में होगा, तो उन्हें क्या कहेंगे, आगत व्यंजन कहेंगे। इनका प्रयोग कभी भी प्रारंभ में नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे वर्ण बताइए जिनका प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता है, तो वो कौन कौन से हैं, ड और ढ है। ये केवल दो ही होते हैं, ड और ढ। ठीक है, ये इन्हें मूल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें मूल वर्ण भी कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षेपित भी कहते हैं। तो समझ में आया। आगत व्यंजन का मतलब है ऐसे व्यंजन जिनका प्रयोग शब्द के अंत या बीच में होता है, तो उन्हें कभी भी आरंभ में नहीं रख सकते हैं। या कहीं आप अंत में रखिए या बीच में रखिए, इन्हें प्रारंभ में नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, दो वर्णों को मिलाकर जब एक नया व्यंजन बनाया जाता है, यानी कि जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन का निर्माण किया जाता है, तो उसे संयोग व्यंजन या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये इसके दो नाम हैं, या तो संयुक्त व्यंजन कह लीजिए या संयोग व्यंजन कह लीजिए। फिर उसके बाद है इसकी एक और डेफिनेशन है, दो अलग व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर, दो अलग व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो नए व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन, जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया जाता है, या दो वर्णों या दो ध्वनियों को मिलाकर एक नई ध्वनि या एक अक्षर बनाया जाता है, उसे संयुक्त या संयोग व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये चार हैं, कौन कौन से, श्रेय, क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, ज्ञानी और श। ठीक है, ये चार क्या हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। अब इन्हें बना कैसे कैसे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आपसे ये दे देगा इसको किस किस से मिलाकर बनाया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कै को किस किस से मिलाकर बनाया गया है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, आधा कै। देखिए अगर किसी के नीचे इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आधा कै। ठीक है, ऐसे वाला, अब ये तो ऐसा कुछ बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आधा कै और श यानी कि क्षत्रिय। फिर आधा तय और रै, त्रिशूल वाला त्रय, आधा तय और रै का मतलब त्रिय। च और दे का मतलब ज्ञानी, च और रै का मतलब गे, ज्ञानी गे। श और रै को बनकर क्या बना है, क्षत्रिय बना है। तो आप इन्हें कर लेंगे, ये इंपोर्टेंट है, आपसे आ जाता है क्वेश्चन में। कै और श को मिलाकर क्या बनता है, तय और रै को मिलाकर क्या बनता है, च और दे को मिलाकर क्या बनता है, श और रै को मिलाकर क्या बनता है। अब ये तो थे आपके व्यंजन, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिसमें से एक मैं आज करा रही हूँ और उसके बाद आगे की मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द्रवित व्यंजन, जैसे दो समान व्यंजन हो, व्यंजनों के मेल को द्रवित व्यंजन कहते हैं। द्रवित व्यंजन एक्स्ट्रा में है, इनसे अलग है, लेकिन मेरा काम है आपको डिटेल में पढ़ाना। मैं एक किसी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा काम है आपको एक एक पॉइंट पढ़ाना, एक एक चीज बड़ी डीपली पढ़ाना। तो मेरी कोशिश आपका सिलेक्शन दिलाना है और आपकी कोशिश मुझे प्रमोट कराना है। तो द्रवित व्यंजन क्या होता है, दो समान व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, द्रवित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि बिल्ली, देखिए ल और ल, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, ली। ठीक, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। दिल्ली
कि दो समान व्यंजनों से जब एक नया व्यंजन बनाया जाता है, यानी कि एक को आधा लिखा जाता है, एक को पूरा लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्वर कराए थे, आज मैंने व्यंजन करा दिए हैं। कल इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो व्यंजनों से और स्वरों से रिलेटेड हैं, मैं उन्हें कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही है, आप इन्हें देखिए। आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई इश्यूज आते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।